हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आवर चैनल प्रैप ऑनलाइन। तो यार ये अपनी मोस्ट वांटेड सीरीज है, शानदार एकदम। 40 डेज, 4 सब्जेक्ट्स, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, सब खत्म। 4 डेज कंप्लीट, 40 डेज कंप्लीट सिलेबस। मैथ्स की होंगी टोटल 30 क्लासेस, पर सब्जेक्ट टोटल 30 क्लासेस है। 40 डेज में हर सब्जेक्ट की 30 क्लासेस खत्म। किस अकॉर्डिंग चलने वाली है सब शेड्यूल आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टार्टिंग के 20 डेज अपना मैथ्स चलेगा रेगुलर, और उसके बाद आगे मैथ्स की 10 क्लासेस होंगी ऑल्टरनेट डेज। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। मेरा नाम है देवेंद्र, और आप लोगों को अब मेरे साथ मैथ्स पढ़ना है पूरे 30 क्लासेस तक, और ऐसा पढ़ाएंगे कि आपके मार्क्स 95 क्रॉस, तो 95 क्रॉस की तो गारंटी है अगर मेरे साथ बराबर मेहनत कर गए तो। अगर आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि जिसने मेरे लेक्चर देखे सिर्फ, ऐसा नहीं है। मेरे साथ बराबर मेहनत पे लगना पड़ेगा। जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा घर पे बैठ के दोबारा करना पड़ेगा, तब ये बात होगी। तो हमारी ये सीरीज का शेड्यूल आपको समझा दिया है पूरा का पूरा, किस अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। सीरीज का नाम बहुत ही शानदार है, मोस्ट वांटेड, है ना, देख ही रहे हो आप लोग। अब आप लोगों को एक सिंपल सी बात को ध्यान में रखना है, बहुत ही आसान सी चीज आपको समझनी है कि मैंने आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट किया है और चैप्टर 15 पे एंड किया है। सीक्वेंस में हम सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। आप लोग जैसे ही मेरा वीडियो देखते हो, उसको देखने के बाद आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर से खुद से आना चाहिए कि यार इस काम को हम दोबारा करें वापस। क्योंकि अभी जो आपने सीखा वो मैंने आपको सिखाया, अब आपने उसको कितना सीखा ये चेक करने का तो अब आपको मौका मिला है, तो उसको दोबारा करो ना यार। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैथ्स की टोटल 30 क्लासेस चलने वाली है। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, पूरा डेज का शेड्यूल फिक्स्ड है, किस अकॉर्डिंग हमें किस चैप्टर के लिए कितने डेज लेने हैं। जैसे कि चैप्टर 1 है, इसको हम 2 डेज में कंप्लीट करेंगे। डे 1 पे हम लोग जितना भी कवर करेंगे वो पूरा कंटेंट आपको आज पढ़ने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आज की वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर पहला। दिस इज रियल नंबर। आप सब जानते हो रियल नंबर क्या चीज है ना, तो रियल नंबर को स्टार्ट करते हैं। यह है अपना रियल नंबर। अब बात करें अगर रियल नंबर की, तो हम लोग सब जानते हैं कि रियल नंबर्स क्या है। हम सबको इस बात का अच्छी तरीके से पता है कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो कोई एक सिंगल नंबर सिस्टम से मिलकर नहीं बनता है। इसमें बहुत सारे नंबर मिक्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। अगर आप इन 5 नंबर को एक बैग में भर दो और उस बैग को अगर आप अपने हाथ में कैरी करके बोलो कि इस बैग का नाम क्या होगा, तो हम बोलेंगे उस बैग को रियल नंबर। आई बात समझ में? यानी कि रियल नंबर क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स जो आपने आज तक पढ़े हैं। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा नंबर सिस्टम नहीं है, इससे बड़ा नंबर सिस्टम भी है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। लेकिन अभी आपको जो बात मैं समझाना चाहता हूं वो सिर्फ छोटी सी है कि हमें 10th क्लास के अंदर रियल नंबर से बाहर नहीं पढ़ना है। 11th क्लास में स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको उस अकॉर्डिंग देखना है। अभी आप मेरी छोटी सी बात समझना कि रियल नंबर का क्या सीन है। नंबर 1, नेचुरल नंबर हम लोग सब जानते हैं। नेचुरल नंबर भाई, नेचुरली आप किसी भी चीज को काउंट करोगे, आपके सामने 4 आदमी खड़े हैं, आप गिन पा रहे हो ना, 1 2 3 4, टोटल 4 आदमी है। अब अगर आपके सामने कोई बोल रहा है कि यार 3.5 आदमी खड़े थे वहां पे, इज इट पॉसिबल? किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो नेचुरली हम जिन चीजों को, जो नेचर में जो चीजें हैं उनको हम कैसे काउंट करते हैं, उनको हम एक फिक्स नंबर, एक काउंटिंग नंबर के। तो नेचुरल नंबर का दूसरा नाम क्या है? इनका एक और नाम है, दैट इज काउंटिंग नंबर। तो इनका नाम काउंटिंग नंबर क्यों है आपको समझ में आ गया? बिकॉज आपके सामने आपको किसी की काउंटिंग करनी है, तो ना तो आप काउंटिंग नेगेटिव में कर सकते हो, अगर कोई चीज है ही तो आप उसको 0, वो भी काउंट में नहीं आ रहा है। काउंटिंग स्टार्ट होती ही 1 से है, 1 2 3 4। काउंटिंग कभी 0 से स्टार्ट नहीं होती। किसी को काउंट करना था 1 से तो स्टार्ट करोगे ना यार, ऑब्वियस सी बात है, जेन्युइन सी बात है। तो यहां पर नेचुरल नंबर्स की शुरुआत भी कहां से होती है? 1 से। 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। कौन कौन से नंबर इस पे नहीं आते? ना नेगेटिव नंबर आएगा, ना ही फ्रैक्शनल नंबर आएगा। इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर में अलाउड नहीं होते। साथ में जीरो भी नेचुरल नंबर के अंदर अलाउड नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात का। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है वो देखो आप। तो नेचुरल नंबर की जस्ट बाद जो दूसरा नंबर सिस्टम आता है, दैट इज होल नंबर। अभी होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में एक छोटा सा डिफरेंस है।
होल नंबर में 0 आएगा, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। ध्यान रखना, डिफरेंस इन द सेंस कोई आपसे पूछता है कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं? यस। लेकिन क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नो, क्योंकि 0 यार होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। साफ दिख रहा है हमको। आगे बात समझ में? क्या फ्रैक्शनल वैल्यूज आती है? नहीं आती। नेगेटिव वैल्यू आती है? नहीं आती। डेसिमल वैल्यू आती है? नहीं आती है। फ्रैक्शनल, नेगेटिव, डेसिमल तीनों वैल्यूज होल नंबर भी इंक्लूड नहीं करते। बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स का क्या सीन है? इंटीजर्स जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स नहीं है, लेकिन ये जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव में भी पॉसिबल होते हैं। अगर पॉजिटिव में इंफिनिटी जाएगा तो माइनस नेगेटिव में भी इंफिनिटी जाएगा। ध्यान रखना, भूलना नहीं है। ये सब इंटीजर्स हैं। आपसे किसी ने पूछा क्या फ्रैक्शनल वैल्यूज इंटीजर्स में आती है? नहीं। क्या डेसिमल वैल्यूज आती है? बिल्कुल नहीं। डेसिमल वैल्यूज भी नहीं आती, फ्रैक्शनल वैल्यूज भी नहीं आती। तो आती कौन सी है फिर? नेगेटिव वैल्यूज एक्स्ट्रा है। होल नंबर का नेगेटिव वर्जन भी इसमें आता है। ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। जो नंबर्स पॉजिटिव में वही नंबर नेगेटिव में आएंगे। डेसिमल इसमें नहीं आता, फ्रैक्शन इसमें नहीं आता, और ये दोनों चीजें इसमें नहीं आती है। हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। देखो, यहां पे 0 आता था, यहां 0 आ रहा है। यहां नेगेटिव नहीं आया करते थे, यहां नेगेटिव भी आ रहा है। अब आगे चलते, दैट इज नंबर 4, रैशनल नंबर। और नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे इरैशनल नंबर। अब समझने वाली बात यह है कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसलिए मैं दोनों को साथ लिखा, लेकिन एक्सप्लेन करूंगा आपको नेक्स्ट पेज पे। थोड़ा ध्यान से सुनना। रैशनल नंबर और दूसरा कौन सा है अपना? इरैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है और इरैशनल नंबर क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना इन चीजों को। रैशनल नंबर वो नंबर है, दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। p एंड q आर इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर वो नंबर्स है जो p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। q कभी वहां पे 0 नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि किसी का डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो फिर उसका मतलब वो नॉट डिफाइंड टर्म हो गई है, उसको आप डिफाइंड नहीं मान सकते। तो बेसिकली यहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 है। और ध्यान रहे इस बात का खास कि p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। आपने कहा सर ऐसे नंबर्स है कौन कौन से? जितनी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, चाहे डेसिमल वैल्यू 2.5 है, अपॉन में हमने हटाया, नीचे 10 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 25.10। 25 भी इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है। तो आप समझ सकते हो कि ये किस में कन्वर्ट हो गया? p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये ऑलरेडी p अपॉन q की फॉर्म में है। तो जिन फ्रैक्शनल वैल्यूज को और नेगेटिव वैल्यूज को आप छोड़कर आए थे, वो सारी की सारी वैल्यूज किसने एक्सेप्ट कर ली? बोला रैशनल नंबर, बोला आ जाओ मेरे पास जाओ, मैं हूं तुम लोगों के लिए, मैं हूं। तो रैशनल नंबर नेगेटिव वैल्यूज, फ्रैक्शनल वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज, सब वैल्यूज को इंक्लूड करता है। तो आपके दिमाग में पहला सवाल आया, क्या इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? यस। आपने पूछा कैसे इंटीजर्स रैशनल नंबर कैसे हो सकता है? तो ध्यान से सुनना। 3 एक इंटीजर है, रैशनल नंबर कैसे प्रूव करूंगा? थोड़ा ध्यान से समझना। 3 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको 1 मान सकता हूं। और किसी ने अगर पूछा कि क्या 3 एक रैशनल नंबर, तो हम बोल सकते हैं यस, क्योंकि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q। यार आ रही है बात समझ में? क्योंकि वो p अपॉन q की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, इसीलिए वो क्या है? रैशनल है। रैशनल की एक डेफिनेशन है, सबका मालिक एक ही है, जो p अपॉन q की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है वही क्या है? रैशनल नंबर है। बात खत्म। अगली बात समझ में। अब यहां पर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन 9th क्लास में बनता था, 10th में भी पूछ सकते हैं, कम चांस है लेकिन पूछा जा सकता है। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? आप बोलेंगे यस, 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q 0 अपॉन 1। यहां तक आप में से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रैशनल नंबर की बात थी। इरैशनल नंबर कौन सा है? दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। रैशनल नंबर वो है जो p अपॉन q की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो सकते।
P अपॉन क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। ये वो नंबर्स जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते वो क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। ध्यान रखना, P और Q के बारे में सेम कहानी है। P और Q इंटीजर्स हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 है। ये कभी भी P अपॉन क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो सकते। आपने कहा सर ऐसे कौन से नंबर जो नहीं हो सकते? मैंने कहा देखो √2 कभी भी P अपॉन क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा। आपने कहा सर क्यों नहीं हो सकता? इसके अपॉन में 1 लगा लो, ये लो √2 अपॉन 1 तो हो गया P अपॉन क्यू में प्रेजेंट। कर बात तो सही है। अगर ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है तो मैं कहीं ना कहीं एक पॉइंट लैग कर रहा हूं। कौन सा? मैंने कहा था P और Q इंटीजर्स होंगे। क्या √2 एक इंटीजर है क्या? ये हमारा ड्रॉबैक था और यहां हम थोड़ा माइनस में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग समझेंगे कि √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो सकता है। समझ में आ गई बात अच्छे से? ये चीज ध्यान रखना सब लोग कि √2, √3, √7, क्यूब रूट ऑफ 5 वो सारे नंबर्स जिनकी पावर फ्रैक्शन में होती है वो सब क्या होते हैं? वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं जिनकी भी पावर फ्रैक्शन में है। अब किसी ने आपके सामने ऐसे लिखकर थोड़ा चालाकी से सवाल पूछा कि 4 के ऊपर पावर लगी हुई है हाफ, क्या ये रैशनल नंबर है? तो आप जानते हो कि सिंप्लीफाई करने पर इसको 2 आएगा, तो ये इर्रेशनल कहां से हुआ? तो रैशनल हो गया क्योंकि आंसर 2 आ रहा है। तो आपके जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स थे वो सब तो रैशनल ने अपनी तरफ खींच लिए कि आ जाओ तुम सब मेरी तरफ हो। इर्रेशनल ने अपने अलग ही नंबर्स बना लिए। ये वो नंबर्स हैं जो अलग ही नंबर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। इनका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये अलग है, इनकी पावर फ्रैक्शन में। और जब मैं इन्हीं दो नंबर्स को मिक्स करता हूं तो जो नंबर बनेगा वो क्या होगा? दैट इज रियल नंबर। आ रही है मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? रियल नंबर, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को मिलाकर बनता है। व्हाट इज रियल नंबर? बोला रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। सिंपल सी कहानी है। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको जो दिया है इस चैप्टर का, दैट इज मस्ट, बिकॉज ये बेसिक है। आपको पता रहना चाहिए कि नंबर सिस्टम है क्या, रियल नंबर बनता कैसे है, रियल नंबर की कहानी आपको पता होनी चाहिए। रैशनल में सिर्फ यही डिफरेंस नहीं है, में एक डिफरेंस और भी जो डेसिमल एक्सपेंशन को लेके है। आप सबको ये चीज पता होगी, 9th क्लास सब पढ़ के आए हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे कि 2.325 खत्म हो गया। रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ? 8.3333 चलता जा रहा है। ये दोनों किस में काउंट होते हैं? रैशनल नंबर में। ध्यान रखना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमेशा किस में काउंट होंगे? रैशनल नंबर में। रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि ये दोनों P अपॉन क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि पॉइंट आओगे नीचे आएगा 1000, तो हो गया ना P अपॉन क्यू की फॉर्म में। 8.3333 का बार लगा हुआ है। हम लोग सब जानते हैं कि 8.3 बार ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। हमने 9th क्लास में ढंग से सीखा था ये सारे के सारे काम, तो हमें पता है कि ये प्रेजेंट हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज अ रैशनल नंबर। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें कौन से नंबर आते हैं? ध्यान रखना सब, इसमें आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल दूंगा अभी, चिंता मत करो, बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखो 5.01, 0.0001 ... तो ये जो हमारे सामने एक डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये नंबर क्या है? इर्रेशनल नंबर है। क्योंकि ये P, आप कुछ भी कर लो यार, कितने भी पापड़ बेल लो, ये कन्वर्ट नहीं हो सकता P अपॉन क्यू की फॉर्म में, सीधी सी बात है। तो जो नंबर P अपॉन क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो सकता वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। ऊपर डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं हम। तो अगली बात समझ में, सिंपल सी कहानी है। ध्यान रखना, ये नंबर्स हैं इर्रेशनल और रैशनल, दोनों को मिला के एक बैग बनाया, वो क्या होगा? उसका नाम रियल नंबर। समझ में आ गई बात? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है। अब इस चैप्टर के अंदर आप लोग सब जानते हो कि देयर इज अ मेथड दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि यूक्लिड्स को कटवा दिया गया है, 30% से आपको डिडक्ट हुआ, उससे यूक्लिड्स आ रहा है, तो यूक्लिड्स कट चुका है।
अब आपको इस चैप्टर में और थोड़ी क्लैरिटी होगी कि एग्जाम में क्या क्या चीजें आ सकती है। तो आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं सीखेंगे। तो मैंने गलती से बोल दिया, हम लोग तो रिवाइज करेंगे क्योंकि छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं यार इस मेथड को, लेकिन हम रिवीजन ऐसा करेंगे कि आप सबके दिमाग में बैठ जाएगी बात कि हाँ यार ये आदमी कुछ पढ़ा के गया अपने को। और आप लोग थोड़ा दिमाग को ढंग से स्थिर रख के इन चीजों को सीखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप थोड़ा सा इन सब चीजों पे ध्यान दोगे, क्योंकि ये बेसिक है, कई लोग भूल गए होंगे यार। ये तो जेन्युइन है ना यार कि हम लोग भूल जाते हैं भाई। कब से हमने 6th-7th क्लास में सीखा था ये, अब 10th क्लास में आ गया, 2-3 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग रिवाइज करेंगे फिर से दोबारा सीख जाएंगे। ये तो बेसिक है जो हमेशा हर किसी बंदे को आना चाहिए, चाहे आगे मैथ्स लेनी हो चाहे नहीं लेनी हो। और इसीलिए जो मेरे लेक्चर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने मर्ज किया है। तो बेसिक वालों के लिए बेनिफिशियल है, स्टैंडर्ड वालों के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ध्यान से सुनना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब आप लोग सब जानते हैं, आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है, इसको प्राइम फैक्टराइज करना है। पहले 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। तो बेसिकली आपके सामने प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम काम कर रही है, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नाम आप सब जानते हो, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है पेज नंबर 8 के ऊपर कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक सिंपल सी बात बताकर गई है आपको। उसका कहना है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। यह कहता है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, अरे पहली बात तो यही समझ में नहीं कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, तो कॉम्पोजिट नंबर को सीखते हैं। अब जब कॉम्पोजिट की बात हो रही है तो प्राइम की बात भी लगे हाथों कर लेते हैं। तो हम दोनों चीजों को यहाँ छोटे से डिफरेंस समझेंगे, बहुत ही आसान सा पार्ट है। यहां लिख रहा हूं कॉम्पोजिट नंबर, यहां लिख रहा हूं प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर है जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स। और प्राइम क्या है? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा कि आज मेरे सामने 12 लिखा हुआ है, 12 के फैक्टर देखो, कोई भी नंबर है उसके 2 फैक्टर तो हमेशा होते ही हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। 12 के 2 फैक्टर्स तो हैं, एक तो 1 और एक वो 12 खुद। उसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा फैक्टर्स है? आप सब जानते हो कि 12 के फैक्टर्स होते हैं। 2 भी 12 को डिवाइड करता है, फैक्टर का मतलब वो वैल्यू जो उसको डिवाइड करे। तो 2 भी 12 को डिवाइड करता है, 3 भी 12 को डिवाइड करता है, 4 भी 12 को डिवाइड करता है, 6 भी 12 को डिवाइड करता है। तो बेसिकली यहां तो फैक्टर्स की लाइन लग गई यार। तो मोर देन 2 हुए या नहीं हुए? तो 12 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, वो नंबर जिसके मोर देन, जो 2 से ज्यादा नंबर्स की टेबल में आता है ना, एकदम शुद्ध देसी में समझ लो कि वो नंबर जो 2 से ज्यादा नंबर्स की टेबल में आता है उसको कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि 12 2 की टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, 1 और 12 में तो आता ही। इनको तो मैं कंसिडर कर ही नहीं रहा, 2 तो हर नंबर के फैक्टर होते हैं। बात करते हैं प्राइम नंबर की, जो सिर्फ 2 ही चीजों की टेबल, 2 ही नंबर्स की टेबल में आते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद। जैसे कि 5 इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर, क्योंकि ये 1 की टेबल में आता है या फिर 5 की टेबल में आएगा, उसके अलावा किसी और की टेबल में नहीं आएगा। अब आपको मेरी छोटी सी बात एक समझनी है। एक ऐसा नंबर बताओ जो ना तो प्राइम है और ना कॉम्पोजिट है। आपने कहा सर वो नंबर है 1, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है, 1 खुद। अब ना तो उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हुए, अब जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर ही नहीं हुए वो कॉम्पोजिट तो क्या ही पहुंचेगा। तो इसलिए 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है। ध्यान रखना, इसको लिख लो, इससे बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी प्रोबेबिलिटी में भी। तो ध्यान रखना, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये आपको पता रहना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर चुके थे, उसका हम लोग कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम के बाद। फंडामेंटल थ्योरम ने क्या कहा कि इसे कंपोजिट नंबर है 12, इसके आप प्राइम फैक्टर्स करोगे, ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स मतलब सबको आता है, 12 को पहले 2 से कर दिया, फिर आपने 6 आ गया, फिर आपने इसको 3 से कर दिया, फिर आपने 2 लिया, फिर आपने, अब मैंने जानबूझ के बीच में 3 डाला है बिकॉज आप सब जानते हो कि फंडामेंटल थ्योरम ने कहा कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है।
इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा नंबर नहीं है जिसके फैक्टर्स सेम यही होते हैं। आप चाहो तो ढूंढ के देख लो, कोई भी ऐसा नंबर मुझे बता दो जो डिफरेंट हो और उसके फैक्टर्स सेम आ रहे हो, 2 की पावर 2 और इंटू 3, वो 12 ही होगा। तो बिल्कुल सही बात है, इसलिए उसने कहा कि वो क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। जो उनका प्राइम फैक्टर होता है वो कैसा होता है बेटा? वो यूनिक होता है, ध्यान रखना। तो आपको एग्जाम में ही गए थ्योरम याद करनी आ रहा है 100%, इसको तो रटना है हमको बैटर है। 1 मार्क में सीधा आता है, राइट द स्टेट फंडामेंटल थ्योरेमेटिक। अब यार 1 नंबर सीधे सीधे दिलवा रही है आपको, क्यों नहीं याद करूंगा? मैं तो 2 बार रट लूंगा उसको अच्छे से यार, मैं तो ढंग से करके जाऊंगा कि एग्जाम में आती है। स्टेटमेंट आप एज इट इज एनसीईआरटी का भी दे सकते हो वहां पर, या फिर जैसे मैंने आपके सामने स्टेटमेंट बोल के सुनाया, मैंने एनसीईआरटी का फॉलो नहीं किया, मैंने सिर्फ मतलब समझा है एनसीईआरटी से, मैंने स्टेटमेंट अपने अकॉर्डिंग लिखा, तो वो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने क्या कहा था कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, और वो रिप्रेजेंटेशन उसका कैसा होगा? यूनिक होगा, ध्यान रखना। हम लोग चलेंगे इसके आगे, दैट इज आपको इन सभी नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। आप सब जानते हो कि प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी आपने सीखा था वैसे ही कर लेंगे। सही लिखा हुआ है 5005 लिखा हुआ है, इसके मुझे प्राइम फैक्टर्स निकालना है। मैंने 5 के कर दिए, 5 से 1000 वन टाइम हो जाएगा। 7 से ट्राई कर लो, 7 1 7, 7 4 28, और आई कितना हो गया? 7 से 21। फिर आपने इसको कर लिया 13 से, 13 1 13, 13 1 13, फिर 11 से कर लिया। तो 5005 के फैक्टर्स क्या आ गए? आपने कहा सर 5005 के फैक्टर्स आ रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 11। ऑर्डर मैटर नहीं करता, फैक्टर्स मैटर करता है। आपको दुनिया में किसी और नंबर के ये फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। तो इस अकॉर्डिंग मैंने फैक्टर्स निकाले। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा कि प्राइम फैक्टर्स करो, ये तो मैंने बता दिया आपको। जनरली क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, तो आपको उस अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से एक बार तो कराना बनता है ना, क्योंकि एनसीईआरटी तो अपन एनसीईआरटी तो करेंगे, सीधी सी बात है। तो एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को डिस्कस करने की बात हुई है, तो हमारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें इसने सीधे ही आपको बोल दिया कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, और साथ में ये वेरीफाई करोगे। जो वेरीफाई करने वाली बात है हम इसकी बात इस पाएंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। और जब एलसीएम और एचसीएफ की बात आई है तो एलसीएम और एचसीएफ होते क्या है पहले ये भी सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक बार ध्यान देते हैं एक छोटी सी बात पर, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, दैट इज कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। देखो, आपके पास 2 नंबर है ए और बी। ए और बी आपके पास 2 नंबर है, जैसे ये 2 नंबर है वैसा हुआ 2 नंबर है ए और बी। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इस तरीके से मैंने प्रेजेंट किया, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी जो भी आएगा वो ऐसा सबसे मैक्सिमम नंबर होगा। एचसीएफ का पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो ऐसा सबसे बड़ा नंबर होगा जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। क्या होता है एचसीएफ? एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर है। एचसीएफ इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर विच डिवाइड्स बोथ द नंबर्स। वो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, ए को भी करेगा बी को भी करेगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? अब एलसीएम ऑफ ए एंड बी की बात अगर हम करें, वो जो भी आंसर आ रहा हो उसका हमें कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट इस बात को समझना है कि एलसीएम होता क्या है यार, ये एलसीएम है क्या चीज, क्या है एलसीएम? तो एलसीएम की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। एलसीएम ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसको ए और बी डिवाइड करते हैं। एचसीएफ ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो ए और बी को डिवाइड करे। एलसीएम ऐसा सबसे छोटा नंबर या ऐसा सबसे पहला नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड करें, ये होता है एलसीएम। आई बात समझ में? एचसीएफ और एलसीएम के फंड एकदम क्लियर होने चाहिए आपके, इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि यार ये डाउट रह गया, ये डाउट रह गया। और कोई डाउट हो तो आप डाउट क्लास में आओ, आराम से पूछो, मैं डाउट्स क्लियर करो, वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको मेन तो इस बात का ध्यान रखना है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, यहां तक किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, ध्यान रखना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। क्या इन दोनों में भी कोई रिलेशन होता है? यस, एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों में भी रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? हमेशा आप ऑब्जर्व करोगे, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा एग्जांपल दे करके, अभी सिर्फ सुनो पहले।
और इन चीज़ों को लिखते रहो, साथ में नोट्स बनाते रहो कि आदमी जो कह रहा है उसको लिखते रहते फटाफट यार, क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें बता रहा है। अब ये क्वेश्चन बनता है 1 मार्क में 100% बनेगा, इस बार बनने के पूरे चांसेस है। क्या बनेगा? HCF और LCM में रिलेशन क्या है? क्वेश्चन जो बनेगा बताऊंगा मैं आपको, अभी तो सिर्फ इतना समझो कि HCF और LCM में रिलेशन क्या है। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। ध्यान रखना, HCF जो होता है, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। जो HCF होता है वो हमेशा LCM का फैक्टर होगा। ध्यान रखना, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। HCF हमेशा LCM का क्या होता है? फैक्टर होता है। और जो अपना LCM है, उल्टा बोल सकते हो, LCM इज अ मल्टीपल ऑफ HCF। और LCM हमेशा HCF का क्या होगा? मल्टीपल होगा। अभी ये सारी की सारी बातें आपको समझाऊंगा एग्जांपल के साथ, ध्यान से सुनना सभी। आपके सामने सपोज 2 नंबर लिखे हुए हैं, आप कोई भी 2 नंबर ले लो, सपोज आपने दोनों ले लिए, 336 और 54 ले लिया। आपको 336 के फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर। आपने 2 से किया, 2 6 12 और 2 8 16। फिर आपने 2 से किया, और आपने 54 के फैक्टर्स भी निकाल दिए। 2 से कर दो पहले, फिर 3 से कर दो इसको 3 टाइम्स। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि 336 के फैक्टर्स क्या क्या थे, तो आप बोलेंगे सर 2 की पावर 4 और 3 इंटू 7। फिफ्टी 54 के फैक्टर्स क्या क्या थे? आपने कहा सर 2 इंटू 3 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। ये आपने फैक्टर्स निकाले, ये प्राइम फैक्टराइज कर दिया आपने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको निकालना है इसका HCF और LCM दोनों ही फाइंड करना है। HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। थोड़ा ध्यान से सुनना, सिंपल सी ट्रिक समझाऊंगा, 2 मिनट आपको समझ में आएगी बात बड़े आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। HCF क्या होता है? HCF ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, 336 और 54 को। उसको ढूंढने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके अंदर नंबर्स की लीस्ट पावर लेते हैं। जैसे यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है। 2 की लीस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 1 आएगा। 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, लीस्ट कौन है? 3 की पावर 1, तो 3 आएगा। 7 की पावर 1, यहां पे 7 नहीं है, इसका मतलब यहां पे 7 की पावर क्या है? 0। अब 7 की पावर 1 और 7 की पावर 0 में लीस्ट कौन है? 7 की पावर 0। इसीलिए आप ध्यान रखना कि जो आपका HCF होगा वो 6 होगा। कैसे निकला? 2 इंटू 3 6। और आपने कौन सी पावर्स लिए? लीस्ट पावर्स लिए। ध्यान रखना, लीस्ट पावर लेनी होती है हमें। अब बात करते हैं LCM की। LCM बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। LCM के अंदर भी आप LCM को निकालने के लिए, क्योंकि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल को कैसे निकाला जा सकता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल को निकालने के लिए आपको हाईएस्ट पावर्स लेनी होती है। अरे सिंपल सी ट्रिक है यार, देखो, हाईएस्ट के लिए लीस्ट पावर और लीस्ट के लिए हाईएस्ट पावर। समझ जाओ, उल्टा करना है, सिंपल है ना, सिंपल सी बात है। तो LCM के लिए इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 4। 3 का क्यूब और 3 की पावर 1 में हाईएस्ट कौन है? 3 का क्यूब। 7 की पावर 1 और 7 की पावर 0 में हाईएस्ट कौन है? आपने कहा सर हाईएस्ट है अपना 7। आगे बात समझ में एकदम सिंपल सा है। तो अब आप लोग ये जो LCM है इसको कैलकुलेट कर लो फटाफट से। अब LCM अपना आएगा कितना? ये तो हो गया अपना 2 की पावर 4 16, ये 27 हो गया और मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा। 60 से मल्टीप्लाई कर लो फटाफट। 16 7 से कितना होता है? 1 1 2 11 कैरी चला गया। 6 22 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 43। 7 से कर दो मल्टीप्लाई, 7 2 14, 1 कैरी 21, 21 प्लस 1 कितना? 22, 2 कैरी चला गया। 20 प्लस 2 30, 3024। दिस इज द LCM। अब मैं आपको एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वेरीफाई करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। हमारे लिए A था 336 और हमारे लिए B था 54। अब एक रिलेशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। ऐसा होगा जब भी 2 नंबर का आप LCM HCF निकालोगे
तो उन दो नंबर का एलसीएम उन दो नंबर के एचसीएफ के बराबर होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। सिंपल सी बात है, दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। ये आपको याद करनी है, इसको रट लेना सब अच्छे तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे वाले क्वेश्चन में तो उसने इस चीज को वेरीफाई करने के लिए बोला है कि वेरीफाई करके बताओ कि ऐसा होता है। अब मैं इस बात को वेरीफाई करने के लिए आप लोगों के सामने एक एग्जांपल भी ले रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान समझना। मैंने आपको पहले एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाया, एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं ये बता दिया, एलसीएम एचसीएफ के बीच में आपस में रिलेशन होता है ये बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एलसीएम एचसीएफ का अपने दोनों नंबर्स के साथ क्या रिलेशन होता है। तो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट अपने एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आता है। क्या यही चीज दिमाग में पहला सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ दो नंबर में लगता है? हाँ, ये चीज हमेशा दो नंबर में ही एप्लीकेबल है। आप इसको 3 और मोर देन 3 नंबर्स में अप्लाई नहीं कर सकते भाई। तो दिमाग में ढंग से खुद को समझा लो ये बात कि हमें ये चीज सिर्फ दो नंबर्स पे ही एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। आपने कहा सर एलएचएस पार्ट, अब जब वेरीफाई करने की बारी आती है ना, वेरीफाई करने की बारी जब भी आएगी, आप एक चीज का खास ध्यान रखेंगे कि हमें एलएचएस और आरएचएस इस तरीके से मानकर ही करना है। अगर हम ऐसे नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम दोनों को लगातार साथ में सॉल्व नहीं कर सकते। बोर्ड इसका नंबर काट लेता है यार। अब जब बोर्ड इसका नंबर काट लेता है तो फिर हमें तैयार रहना है उस चीज के लिए कि यार इसके अंदर हम नंबर नहीं कटवाएंगे। अरे ये बात समझ में, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। एलएचएस पार्ट में लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए का मतलब क्या है? आपने कहा सर ए का मतलब है हमारे पास 336 और बी का मतलब क्या है 54। दोनों को तुरंत मल्टीप्लाई करो फटाफट से। मल्टीप्लाई किया आपने, 2 कैरी चला गया, 12 + 2 14, 1 कैरी चला गया, 30 हो गया। थर्टीन हो गया था, सॉरी 14 होगा ना। 5 से कितना हो गया? 5 से 30 हो गया, 3 ऊपर चला गया, 5 से 15, 15 + 3 कितना हो गया? 18, 1 कैरी चला गया, 15, 16 हो गया। 4 यहां पे कितना आएगा? दिस इज 11, 1 कैरी चला गया, 8 दिस। अब का आंसर आ रहा है 18144। अब बात करते हैं आरएचएस और एलएचएस की। तो एलएचएस आ गया है, आरएचएस में लिखा हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 3024। 6 × 24, 12, 14, 1, 18। चेक योर आंसर्स, दोनों के दोनों इक्वल आएंगे। लास्ट में लिखा जाएगा एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। और ये इक्वल आएंगे क्योंकि फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको याद रखना ही रखना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये था अपना एलसीएम और एचसीएफ निकालने का कॉन्सेप्ट। अब एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये बनता है, कई बार एलसीएम एचसीएफ में आपको कहा था कि 1 मार्कर जो आपके बेसिक से बनेगा, एक सिंपल सवाल पूछा गया, इज इट पॉसिबल दैट 2 numbers have their HCF is 24 and LCM is 98? क्या क्वेश्चन पूछा है? क्या ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल that the HCF of 2 numbers is 24 and LCM is 98? Explain with reason। ये और बोल दिया आगे। अब 1 मार्कर में इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल बेसिक से। इसका आंसर वही दे सकता है जिसको LCM और HCF आपस के अंदर रिलेशन पता हो। LCM HCF का मल्टीपल होता है या HCF LCM का फैक्टर होता है। अगर आपको ये पता है तो आप कर सकते हो। क्या 24 98 का फैक्टर है? आपने कहा नो, 24 98 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 24 98 को डिवाइड नहीं करता यार। अगर वो उसको डिवाइड नहीं करता तो वो उसका फैक्टर नहीं है, और फैक्टर नहीं है तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 24 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 98। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कंप्लीट क्वेश्चन। और ये 1 मार्कर में बहुत आता है, ध्यान रखना, तैयार रहना इस चीज के। दिस इज 1 मार्कर क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अब जो हमारे पिछले क्वेश्चन में जो पार्ट्स थे, ये सारे के सारे पार्ट्स तो आप कर ही लोगे, जैसे कि मैंने ये कराया वैसे आपको दोनों करने, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, दैट इज आपको
3 नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। मान लो मैंने ये नंबर ले लिया, मैंने 12 के फैक्टर्स किए, अब 3 हो चाहे 30 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें एचसीएफ निकालने की ट्रिक एक बार समझ में आ गई तो हम उसको कभी नहीं भूलेंगे, और आपको मैं सिखा चुका हूं, वो ट्रिक बहुत ही इजी है। 15 के फैक्टर्स निकालो फटाफट से। तो फैक्टर्स ऑफ 12 कितने हो गए आपने कहा? 12 के फैक्टर आ रहे हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 15 के फैक्टर क्या आ रहे हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 21 के फैक्टर क्या आ रहे हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही पूछे गए हैं तो आप सब जानते हो कि एलसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट पावर लेनी होती है। 2 की हाईएस्ट पावर, यहां 2 है, यहां 2 है ही नहीं, यहां 2 है ही नहीं, यहां 2 की पावर 0, यहां 2 की पावर 0, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या आएगी? 2 की पावर 2। यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 ही हाईएस्ट है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 आएगा। 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 आएगा। सबको मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 3 12, 60, 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 420। दिस इज द एलसीएम। एचसीएफ निकालते हैं। सबसे लीस्ट पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो यही आएगा। सबसे लीस्ट 3 की पावर 1 ही है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 0 आएगा क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है। 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, 7 आएगा। तो आप समझ सकते हो कि आपका एचसीएफ कितना निकल के आ रहा है? 3, और एलसीएम कितना निकल के आ रहा है? 420। तो इस बात को समझने में किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, एलसीएम और आप चेक भी कर सकते हो, क्या एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर है? बिल्कुल है। क्या वो उसका मल्टीपल है? बिल्कुल है। लेकिन क्या इन 3 नंबर्स में आप वो लगा सकते हो कि a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ? बिल्कुल गलत। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो चीज सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स में ही लगती है। ध्यान रखना, बार बार बोलने का रीजन ही है कि आपके दिमाग में मेरी बात बैठ जाए अच्छे तरीके से। थोड़ा सा चैप्टर बोरिंग है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रखी है आपको इंटरेस्टिंग बनाने की, और आगे और ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा, चिंता मत करना, है ना। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर सीधे सीधे डायरेक्टली बेस्ड है ये हमारी इस प्रॉपर्टी पे कि a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। क्यों? क्योंकि इसमें क्लियर दिख रहा है कि हमें 2 नंबर्स का एचसीएफ दे रखा है और उनका एलसीएम पूछा है। अब जब हमसे एलसीएम पूछा है और हमें दोनों नंबर्स भी दिए हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, कई बार होता है जब बच्चों को समझ ही नहीं आता कि यार ए कौन सा है बी कौन सा है, बिकॉज उनको लगता है कि सिर्फ एचसीएफ दिया, नंबर्स तो दिए ही नहीं। लेकिन उसे नंबर दिए हैं भाई, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657। तो हम लोग यहां पे आराम से वैल्यू पुट कर सकते हैं बिकॉज मेरे पास ए की वैल्यू है, ए इज 306, बी इज 657, HCF is 9. Put the values 306, 657. LCM हमें फाइंड करना है, HCF 9 है। तो यहां से LCM क्या निकल के आएगा? 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन में कितना आएगा? 9। आप कैंसिल कर दो। 9 7 होता है 63 और 9 कितना बच गया? 27। 306 और 73 को मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आ रहा है यहां मेंशन कर देना, दिस इज योर एलसीएम। आपका एलसीएम आ जाएगा निकल करके, और ये आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं किसी को मल्टीप्लाई करने में। तो आराम से मल्टीप्लाई करो, अपना आंसर मेंशन कर दो, दिस इज योर एलसीएम, और आप आराम से निकाल सकते हो कि आपका एलसीएम क्या निकल कर आ रहा है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट था, इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, बहुत आसान चीजें थी सारी की सारी। इसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस थोड़े से घुमाकर पूछेगा ये आपसे, और आपको बोलेगा कि इसके अंदर आपको बताना है कि 6 की पावर n, क्या 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड करेगा? क्वेश्चन समझ में नहीं आया भाई? एक नॉर्मल आदमी क्वेश्चन पढ़ रहा है, पहली बार पढ़ोगे तो समझ आएगा क्वेश्चन क्या पूछ लिया इसने, है ना। तो अब 6 की पावर n क्या कभी 0 से एंड करेगा? तो 6 की पावर n कभी 0 से एंड करेगा, इसका लॉजिक तो सबसे पहले इस बात पे है कि हम लोग ये पता करें कि n क्या है। आप n कोई भी नंबर ले लो और उसको उसकी पावर्स पे लगाओ, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 17, 6 की पावर 70, कुछ भी लगा दो यार। क्या 6 की इस इतनी पावर्स को एक्सपैंड करने पर, 6 को इतनी बार मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 0 आ जाएगा? नॉट पॉसिबल। 6 की पावर कुछ भी लगाओ, लास्ट में 6 ही आएगा।
लेकिन इस बात को मैं एक्सप्लेन कैसे करूं? मन में तो सारा समझ में आ गया कि यार ऐसा ऐसा होगा, नहीं हो सकता ये, पर एक्सप्लेन कैसे करें? तो इसको एक्सप्लेन करने का मैं आपको थोड़ा सा घुमा कर लेके जाऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना, समझ में आएगी आपको बात। कौन से नंबर्स हैं जिनके पावर कुछ भी लगाओ और वो हमेशा 0 से एंड करती है? तो वो नंबर्स हैं वो खुद जिनके खुद के लास्ट में 0 आता है, जैसे कि 10 की पावर कुछ भी लगा दो, हमेशा लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। 70 की पावर कुछ भी लगा दो, हमेशा लास्ट में क्या आएगा? 0 ही आएगा, गारंटी है। 180 की पावर कुछ भी लगा दो, हमेशा लास्ट में क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो बेसिकली इन सब में कॉमन बात क्या है कि इन सब के खुद के लास्ट में 0 आ रहा है, इसलिए इनकी पावर कुछ भी लगाओ वो 0 ही आएगा लास्ट में। और आप सब जानते हो कि एक बार अगर 0 बन गया तो फिर वो हटता नहीं है, वो लास्ट में आएगा ही आएगा। तो क्या खास बात है इन जैसे उन नंबर्स में जिनके लास्ट में 0 आता है? तो उनकी सबसे खास बात यह है कि उनके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों की साथ में प्रेजेंस होती है, यानी कि इनके फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब जब इनके फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों प्रेजेंट होंगे तो 2 और 5 मिलकर बनाएंगे 10, और 10 में आएगा लास्ट में 0, वो कभी खत्म होगा ही नहीं। तो इसका मतलब इन नंबर्स की खास बात क्या है कि इन नंबर्स के फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आते हैं, इसीलिए किससे एंड करते हैं? इसीलिए 0 से एंड करते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई कुछ तरीके से? तो इस बात को मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से सुनना सब। हम लिखेंगे नो 6 to the power n cannot end with digit 0. End with digit 0. जो बोल रहा हूं उसको फटाफट लिखते भी रहो सब साथ में। नो 6 की पावर n cannot end with digit 0 because according to फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कोई भी शॉर्ट में नहीं लिखेगा, सबको फुल फॉर्म लिखनी है। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और ये हमें फैक्टर्स निकालना कहां सिखाया? फंडामेंटल थ्योरम ने बताया था कि आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो, और उसी से हमें यह आइडिया लग रहा है यार 6 के फैक्टर्स में 2 तो है लेकिन 5 तो है ही नहीं। और मैंने क्या बताया था कि जिनके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होंगे, जिनके फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों आएंगे, वही 0 से एंड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इसके फैक्टर में साफ साफ दिख रहा है कि 2 है, 5 नहीं है। तो हम लिखेंगे बिकॉज अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल अरिथमेटिक factors of 6 is equals to 2 multiplied by 3. Here 5 is not a factor of 6. A factor of 6. यहां 5 6 का फैक्टर नहीं है। Here 5 is not a factor of 6. And we know that numbers which have 2 and 5, मैंने and बोला है, जानना and का मतलब हो गया दोनों का साथ में आना। And we know that numbers which have 2 and 5 as their factors can end with digit 0. Can end with digit 0. तो ध्यान रहे आपको इस बात का कि नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 एंड 5 दोनों आते हैं वही 0 से एंड करते हैं। तो इसीलिए लिख देना आगे, दैट्स व्हाई 6 to the power n cannot end with digit 0। वैसे ऊपर लिख दिया हमने, नो 6 n cannot end with digit 0, पूरा बोल के बता रहा हूं। No 6 to the power n cannot end with digit 0 because according to fundamentals or arithmetic factors of 6 is 2 multiplied by 3. Here 5 is not a factor of 6 and we know that numbers which have 2 and 5 as their factors can end with digit 0. So 6 की पावर n never end with digit 0। आप नीचे लाइन ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए, वहां पर मतलब पता होना चाहिए। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, एज इट इज स्टेटमेंट को याद रखना, फंडामेंटल थ्योरम का जिक्र करना जरूरी है, नहीं करा तो 1 नंबर कट जाएगा। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कॉम्पोजिट प्रूफ करना है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये और एक, ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। मैं आपको एक पार्ट होकर दिखाता हूं, आपको उस तरह सेकंड पार्ट अपने आप आ जाएगा, देखना ध्यान से। 7 into से कॉम्पोजिट प्रूफ करना है। हम अभी देख के आए थे, कॉम्पोजिट डेफिनेशन होती है नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉम्पोजिट। अगर मैं आपके सामने अभी ये प्रूफ कर दूं
कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो आप सब मेरी बात मान जाओगे कि हाँ यार ये कॉम्पोजिट है। तो मैं आपके सामने अभी प्रूफ कर दूंगा कि ये कॉम्पोजिट है। देखना ध्यान से, बहुत ही सिंपल तरीका है, एकदम आसान सा। मुझे छोटी सी बात का आंसर दो। मेरे सामने एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिखा हुआ है, मुझे इसको फैक्टराइज करना है, मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं x कॉमन लूंगा, इसको फैक्टराइज करूंगा, और फैक्टराइज करने के बाद जो मेरे पास 2 वैल्यूज निकल के आएंगी उनको मानूंगा कि ये भी इसका फैक्टर है, इस पूरी टर्म का ये भी एक फैक्टर और ये भी एक फैक्टर, 2 फैक्टर है इसके। तो कॉमन लेने पर जैसे ही हमने कॉमन लिया वो फैक्टराइज हो जाता है। तो सिमिलरली अगर यहां पर आप 13 कॉमन लेते हो तो यहां बचेगा 7 × 11 और प्लस में बचेगा 1। अब अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, आपकी इच्छा है आपने सॉल्व कर दिया, दैट विल बी ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहां तक छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज 13 के कॉमन आने से हमें इस क्वेश्चन में यह समझ में आ गया कि 13 इसका एक फैक्टर है। क्योंकि जैसे यहां पे x कॉमन आया था, हमने कहा था कि x उसका फैक्टर है, बिल्कुल वैसे 13 कॉमन आया, हमने बोल दिया 13 उसका फैक्टर है। तो आप यहां पर यह बात बोल सकते हो कि हियर 13 is one of the factor given number. So this number have more than 2 factors. So this number have more than 2 factors. So it is a composite number. एकदम सिंपल, जैसे हम लोग कॉम्पोजिट डेफिनेशन पढ़ के आए थे वही चीज पे काम कर रहे हैं। वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो सारे के सारे नंबर्स कैसे होंगे, वो सबके सब कॉम्पोजिट नंबर होंगे। ध्यान रखना, उस पर कोई आपको गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो पार्ट है इसमें आप सब जानते हो कि आपको सिर्फ 5 कॉमन लेना है, और 5 कॉमन लेने का जो ब्रैकेट बच गया उसको एज इट इज रखो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप फालतू मेहनत कर रहे हो। 5 के कॉमन आते ही समझ में आ गई 5 उसका फैक्टर है। 5 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। जैसे 13 कॉमन आया, इसके 2 फैक्टर तो थे ही, कोई भी नंबर है इसके 2 फैक्टर तो होते ही है, 1 और वो नंबर खुद। 13 कॉमन आया, 13 भी इसका एक फैक्टर हो गया। तो आप कह सकते हो कि यस 13 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, सो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। एकदम ईजी। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा दैट इज वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको बताऊंगा ध्यान से। और ये इमेज मैंने आप लोगों के लिए वही है ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। वर्ड प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ, और इतना सिंपल है, जिस ट्रिक से मैं आपको सिखाऊंगा उस ट्रिक को सीख जाओ, आपका काम आसान हो जाएगा एकदम, बिल्कुल जीवन सफल। तो ध्यान से सुनना। An army contingent of 16 members is to march with an army band of 32 members in a parade. The two groups are to be marched in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? आपको क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले यह पता करना है कि मेरा आंसर क्या है, कौन मेरा आंसर किसको प्रेजेंट करेगा। What is the maximum number of columns? यानी कि मेरा आंसर है नंबर ऑफ कॉलम्स। हमें इसने बोला कि टोटल 616 सोल्जर्स और 32 बैंड मेंबर्स हैं। इनको एक ड्रिल के लिए खड़े होना है। अब आगे सपोज बैंड मेंबर्स खड़े हैं और इन्हीं के पीछे आर्मी सोल्जर्स को खड़े होना है। अब आगे बैंड मेंबर्स ने जो कॉलम्स बनाए, जैसे मान लो कि ये खड़े हो गए, ऐसे खड़े हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, ऐसे टोटल कॉलम बनाए खड़े हो गए। अब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में जितने बैंड मेंबर्स खड़े हैं उसके पीछे, अच्छा फर्स्ट कॉलम में जितने बैंड मेंबर्स खड़े हैं उतने ही बैंड मेंबर्स साइड वाली कॉलम में होने चाहिए, उतने ही उसके साइड वाले में होने चाहिए। अगर इसमें फर्स्ट कॉलम में 5 बैंड मेंबर्स खड़े हैं तो बगल वाले में 5 होने चाहिए, उसके पास वाले में 5 होने चाहिए। और इन्हीं के पीछे सोल्जर्स मार्च होंगे और सोल्जर्स भी कॉलम में इक्वली प्लेस्ड होंगे। ऐसा नहीं कि एक कॉलम में तो 100 खड़े हो गए, एक के अंदर 90 खड़े हुए हैं, तो ये गलत है। तो हमें इक्वली खड़े करना है और हमें निकालना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ऐसे तो हम एक कॉलम बना दें, मैं खड़ा हुआ, मेरे पीछे 32 बैंड मेंबर्स खड़े हो गए, उनके पीछे 616 सोल्जर्स खड़े हो गए, तो बन गई ना कॉलम, लेकिन कॉलम एक ही बनी है। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालनी है। आपने कहा 2 में खड़े हो जाओ, लेकिन 2 भी मैक्सिमम नहीं है। आपने कहा 4 में खड़े हो जाओ, 4 भी मैक्सिमम नहीं है। तो हम उस मैक्सिमम नंबर को कैसे निकालते हैं? एक ट्रिक तो, पहली ट्रिक तो सिंपल सी ये है कि जहां ये मैक्सिमम वर्ड आ जाएगा ना, वहां पे आप
HCF निकालेंगे, कई जगह मैक्सिमम वर्ड नहीं होगा, तो उस जगह आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसलिए आपको पूरा बेसिक सिखा रहा हूं। एक तो मैक्सिमम वाला लॉजिक हो गया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, हर जगह फिट होगा ये। नंबर ऑफ कॉलम्स को हमारा आंसर प्रेजेंट करेगा। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या इन मेंबर से ज्यादा हो सकती है क्या? इनका एलसीएम जो भी आएगा वो एक बड़ा नंबर होगा, इन दोनों से बड़ा होगा, या इनमें जो बड़ा नंबर है उसके इक्वल होगा? क्या उतने कॉलम्स पॉसिबल हैं? तो सीधे सीधे जब नंबर ऑफ कॉलम्स को हम नंबर ऑफ मेंबर से ज्यादा कर ही नहीं सकते, तो एलसीएम तो सीधे सीधे मना हो गया ना यार, क्योंकि एलसीएम तो नहीं निकल सकता। जहां एलसीएम नहीं निकला वहां पे क्या निकलेगा? फिर एचसीएफ निकलेगा। तो इन दोनों का क्या निकलेगा? यहाँ पे एचसीएफ निकलेगा। दोबारा सुनो, एक बार और वापस से सुनो अच्छी तरह बात को वापस से। एलसीएम इसलिए नहीं निकाला बिकॉज एलसीएम होगा इन दोनों से बड़ा। और एक प्रैक्टिकल बात है कि क्या एक बड़ा नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर सकता है क्या? आपने कहा नहीं कर सकता यार, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कभी भी नंबर से ज्यादा नहीं हो सकते। मान लो इनका एचसीएफ आ रहा है 786, एग्जांपल दिया। इनका आज मान लो कि जो अपना एलसीएम आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1032 कॉलम्स में खड़े होंगे क्या यार? इतने तो मेंबर ही नहीं है हमारे पास, कहां खड़े होंगे ये? तो इसका मतलब समझ जाओ कि यहां पर एलसीएम रिजेक्ट हो रहा है, तो फिर किसको लेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ किसको प्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो आप इनका एचसीएफ निकाल लेना, आप लोग एचसीएफ निकाल कर देखना। एचसीएफ निकल के आ गया मान लो 8, एचसीएफ 8 आएगा इनका, 8 इनका एचसीएफ आ रहा है। तो आपसे अगर वो एक्स्ट्रा पूछता है कि बताओ बैंड मेंबर्स हर कॉलम में कितने कितने होंगे, तो आप 32 को डिवाइड कर दो 8 से, 4 मेंबर खड़े होंगे हर कॉलम में। 616 को 8 से डिवाइड करो 77 आएगा, 77 मेंबर्स खड़े होंगे हर कॉलम के अंदर। अब आगे चलते हैं, एक दूसरी प्रॉब्लम देखो। A sweet seller has 420 काजू बर्फी and 130 बादाम बर्फी. She wanted to stack them in such a way that each stack has the same number of बर्फी. और आपको बताना है कि हमें उस तरीके से उनको अरेंज करना है। They take up the least area of the tray. What is the number of that stack can be placed in each stack for this purpose? आपको बताना है कि find the number of बर्फी in each stack. तो यहां पर मेरा जो आंसर होगा वो बनेगा कि एक स्टैक में कितनी बर्फियां लगी हुई है, ये मेरा आंसर बनेगा। जैसे कि आपके सामने स्टैक है, इसमें 5 बर्फियां लगी हुई है, 1 2 3 4 5। बिल्कुल उसी तरीके से ऐसी बहुत सारी स्टैक्स बनेंगी। पहली बात तो ये कि स्टैक के अंदर एक ही वैरायटी की बर्फी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि स्टैक की हाइट सेम होगी, मतलब स्टैक के अंदर सब जगह बर्फियां सेम लगी होंगी। अगर 5 बर्फियां इसमें है तो 5 ही बगल वाली में, 5 ही सब में 5 ही होंगी, तभी तो उनकी हाइट सेम रहेगी। अब मेरा आंसर प्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टैक को। आप खुद सोच के देखो कि क्या एक बड़ा नंबर, जैसे कि इन दोनों का अगर मैंने एलसीएम निकाला, 420 और 130 का मैंने एलसीएम निकाला, वो मान लो कि एलसीएम निकल के आ गया 980। क्या 980 बर्फी आप एक ही स्टैक में लगा दोगे क्या यार? तो बर्फी ही नहीं हमारे पास टोटल। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए कि यहां पर एलसीएम तो पॉसिबल है ही नहीं। यहां पे क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा। और मैं आपको मैक्सिमम का साउंड बताता हूं, ध्यान से सुनना। इसने कहा था कि ट्रे का लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई होना चाहिए। अरे ट्रे का, आज ये ट्रे है मेरे पास, इस ट्रे का लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई तभी होगा जब इसके अंदर आप एक जगह पर मैक्सिमम बर्फियां लगाओगे। एक ढेर में मैक्सिमम बर्फियां लगाने की कोशिश करो, कम से कम एरिया ऑक्यूपाई होगा। सीधी सी बात है। आपको एक रूम के अंदर सपोज पिलो जमाना है, तकिया जमाना है, आपको बोला कि तकिए को जो स्टैक बनाओगे आप, एक के ऊपर एक तकिया जमाओगे आप, तो जो उनका स्टैक बनेगा उसके अंदर उसकी हाइट सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ पिलो सेम होने चाहिए। अब आपने रूम का लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई करना है, पहली बात तो ये, तो आप कोशिश करोगे ना कि एक ढेर में ज्यादा से ज्यादा तकिया लगाऊं ताकि कम से कम एरिया ऑक्यूपाई हो। आ रही बात समझ में? तो बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी लगाने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम साउंड आ गया ना? तो मैक्सिमम लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए मैक्सिमम बर्फी चाहिए, तो क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा। और इनका एचसीएफ कितना आएगा? इनका एचसीएफ आएगा 10। तो काजू बर्फी तो 42 स्टैक में अरेंज होंगी और बादाम बर्फी 113 स्टैक्स में अरेंज होंगी। सीधी सी बात है। इसके आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आया, थोड़ा सा चेंज हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। यहां पर देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Exercise 1.2 का क्वेश्चन है.
एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज 1.2 की लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है। जिसके पहले वाली थी वो अपना एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 4 एनसीईआरटी का, और उससे पहले वाला एक्सरसाइज 1.1 का। इस एक्सरसाइज एक्सरसाइज से इकलौता क्वेश्चन आ रहा है ये। तो अभी ये अपना 1.2 का 7th क्वेश्चन है। देयर सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। देखो ये मान लो कि ये सोनिया है, सोनिया को लगते हैं, सोनिया दिख नहीं रही यार, ये रही सोनिया, ये सोनिया है और ये अपना रवि है। अब सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स और रवि भाई को लगते हैं 12 मिनट्स। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। मान लो दिस इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुए, इसको 18 मिनट्स लगेंगे दोबारा यहां आने में, इसको 12 मिनट्स लग रहे हैं। अब सीधी सी बात है ना यार, ये तेज भाग रहा है, वो धीरे भाग रही है, ये जल्दी राउंड पूरे करेगा, वो लेट राउंड पूरे करेगी, इनको रुकना नहीं है। इसने सवाल ये पूछा है कि ये दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। दोबारा जस्ट इनके स्टार्ट हो गए, भागने स्टार्ट हो गए, एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब ये दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। देखो रवि हर बार सोनिया को क्रॉस करते हुए निकलेगा, यानी कि मिलेंगे तो ये हर बार, बट इस इंपॉर्टेंट है कि इस पॉइंट पे कब मिलेंगे, इस पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, ये है सवाल। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो यानी कि जब भी किसी क्वेश्चन से ये साउंड आए कि ये काम दोबारा साथ में कब होगा, तो उसमें हमेशा क्या निकलता है, एलसीएम। और मेरे लिए टेक से समझो, अगर मान लो मैंने इन दोनों का 18 और 12 का एचसीएफ निकाला होता अभी, तो 18 और 12 का जो एचसीएफ आ रहा है, क्या 18 और 12 का एचसीएफ, 18 और 12 का एचसीएफ उस टाइम को सेटिस्फाई कर सकता है क्या? आपने 18 और 12 का एचसीएफ निकाला, सपोज इनका एचसीएफ जो भी निकाला, सपोज 48 निकल के आ गया, ठीक है, तो 36 आएगा इनका एचसीएफ निकल के आ गया 36, क्या सॉरी एचसीएफ निकल के आ गया 6 मिनट इज द एचसीएफ आ रहा है 6 मिनट, मैं गलती से एलसीएम निकाल दिया, एचसीएफ आ गया 6 मिनट्स, 6 मिनट्स इनका एचसीएफ आया। क्या 6 मिनट के बाद ये दोबारा मिल जाएंगे क्या, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे? अरे 6 मिनट के बाद तो किसी का राउंड भी पूरा नहीं होगा यार, तो यहां तो एचसीएफ सीधे रिजेक्ट हो गया ना, तो ये निकलेगा क्या, यहां निकलेगा अपना एलसीएम। क्या निकलेगा यहां पे, एलसीएम निकलेगा। तो क्योंकि एचसीएफ रिजेक्ट हो गया तो एक ही चीज बची, एलसीएम, और एलसीएम कितना आएगा 36 मिनट। आप कह सकते हो यहां पर कि आफ्टर 36 मिनट्स के बाद ये लोग दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। 36 मिनट ऐसा पहला टाइम है जब ये दोबारा साथ में स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, क्योंकि वेरीफाई करता हूं, ध्यान से सुनना, 36 मिनट में रवि ने अपने 3 राउंड पूरे कर दिए होंगे, 3 राउंड्स, 1 2 3, और ये यहां आके खड़ा हो गया होगा। सोनिया ने 36 मिनट्स में अपने 2 राउंड पूरे कर दिए होंगे और ये यहां आके खड़ी हो गई होगी। अब दोनों, रवि अपने 4th राउंड के लिए जा रहा है, सोनिया अपने 3rd राउंड के लिए जा रही है, लेकिन जाएंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट साथ में ही ना, तो ये काम दोबारा साथ में कब होगा, 36 मिनट्स के बाद। आफ्टर 36 मिनट्स ये लास्ट में स्टेटमेंट की फॉर्म में, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी, दिमाग में ये अच्छे तरीके से बिठा लो कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी लास्ट में स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर लिखना है। क्या लिखोगे, दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स। अगली बात समझ में, चलो अपना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 3 bells है, रिंग एट द, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 4 7 and 14 मिनट्स, ये 4 7 और 40 मिनट्स के इंटरवल में बचती है। ये बैल 1 है 4 मिनट्स के इंटरवल से बचती है, बैल 2 7 मिनट के इंटरवल से बचती है, और बैल 3 ये अपनी 14 मिनट के इंटरवल से बचती है। अब सीधी सी बात है कि हमारे पास बैल 1 बैल 2 बैल 3 बेल्स है, ये गिवन इंटरवल्स में बचती हैं। आपने तीनों को साथ में 6 बजे सुबह 6 बजे तीनों साथ में बजी, और अब इनको अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग बजना है। 6:04 पे ये बज जाएगी, 6:07 पे ये बज जाएगी, 6:14 पे वो बज जाएगी, यानी कि 6:04 पे अगर ये बज रही है तो उसके 3 मिनट बाद ये बज जाएगी, उसके 7 मिनट बाद वो बज जाएगी। तो बेसिकली सब अपने अपने इंटरवल के अकॉर्डिंग बजना स्टार्ट होंगी। लेकिन क्या एक बार ये दोबारा ऐसा टाइम वापस आएगा जब ये दोबारा साथ में बजेंगी? तो ऐसा एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार आएगा, लेकिन हमें निकालना था फर्स्ट पॉसिबल टाइम। इसने मतलब 6 बजे इनको साथ में बजाया, अब दोबारा ऐसा टाइम वापस कब आएगा जब वापस साथ में बजेंगे। इसका मतलब जैसे ही दिमाग में ये साउंड आए,
जैसे ही क्वेश्चन से ये साउंड आए कि ये काम दोबारा साथ में कब हुआ, क्या निकलता है वहां पे? एलसीएम। तो सिंपल सी बात है, आप तीनों क्या निकाल दोगे? एलसीएम निकाल दोगे। इन तीनों का एलसीएम निकाल दो, 4, 7 और 14 का, और जो भी आपका आंसर आएगा वही रिप्रेजेंट कर रहा होगा किस चीज को? हमारे आंसर को। तो आप यहां पे कह सकते हो कि यहां पर 4, 7 और 14 इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना निकल के आएगा? एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 14 इज 28। आफ्टर 28 मिनट्स, 28 मिनट के बाद तीनों बैल वापस आधे बजेगी 100%। तो लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखोगे? they will ring again at 6:28 AM। ध्यान रखना, इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपसे उसने टाइम पूछा है, और वर्ड प्रॉब्लम में लास्ट में स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर देना मत भूलना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको जो मैंने पढ़ाया वो सारी की सारी चीजें आप दोबारा रिवाइज करो बैठ करके। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय।